इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का इकोनॉमिक्स की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है, जो कि एक सोशल साइंस का एक भाग है बच्चों। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है सोशल साइंस का एक भाग है। बहुत सारे लोग जो है इसको एसएसटी के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कुछ दिन से क्लास को नहीं ले पा रहे थे बच्चों। इसके पीछे कुछ रीजन है कि हम बहुत बिजी थे, और उसके पीछे ये भी कारण है कि बहुत अधिक गर्मी भी पड़ रहा था बच्चों। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो है आपके स्टूडियो का सेटअप बहुत अच्छी तरह से और भी सही कर लिया गया है। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों को रोज के रोज मिलेंगे क्लास। इकोनॉमिक्स का भी मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा, और लाइव क्लास जो 8 बजे से सभी लोग देखते हैं, आप सभी लोग, उस क्लास को भी डेली लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं उसी क्लास 10th के लिए अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास का, इसके विकास का इतिहास, जो कि इकोनॉमिक्स क्लास 10th के लिए एसएसटी में इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी का लेक्चर नंबर 5, यानी कि फिर से लेकर के आए हैं बच्चों लेक्चर नंबर 5 को। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 हम लोग पहले पढ़ चुके थे बच्चों, और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उन चीजों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले उसका रिवीजन कराऊंगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे बच्चों। ठीक है ना, तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहला हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं आपको, रिवीजन। क्या करा है बच्चों, क्या करा रहे हैं जी, रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हम लोग पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। जब तक हम उसे समझेंगे नहीं तब तक आगे पढ़ने में मजा नहीं आएगा, है ना। तो आइए, सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, उपनिवेश। उपनिवेश, सबसे पहले हम लोग उपनिवेश हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ चुके हैं आर्थिक क्रियाएं। क्या पढ़ चुके हैं बच्चों, आर्थिक क्रियाएं हम लोग पढ़ चुके हैं जी। ठीक है, तीसरा नंबर में हम लोग देखें अगर बच्चों, तो हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है, हमारी आर्थिक जितनी भी क्रियाएं होती है उसको जो है जिस प्रकार से हम लोग व्यवहार करते हैं, हम उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। कि अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है कि पैसा, धन दौलत, उसका व्यवस्था कैसन है, हम उसी को कहेंगे अर्थव्यवस्था। बस क्लियर। चलिए, उसके बाद हम लोग चौथा टॉपिक क्या पढ़े थे बच्चों, आर्थिक विकास के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। क्या जी, आर्थिक विकास के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे बच्चों, है ना। उसके बाद 5वां नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास के साथ साथ हम लोग मौद्रिक विकास को भी हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। मौद्रिक विकास को भी पढ़ लिए थे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत अगर होता है ना तो जा करके पीछे वाला वीडियो को देख लीजिएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। 1% का कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। ठीक है, आइए छठा नंबर में हम लोग देखेंगे सतत विकास के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। सतत विकास यानी अभी के समय को, तो विकास अभी के समय को मद्देनजर रखते हुए तो विकास करते ही है, लेकिन आगे की पीढ़ी को भी देखते हुए कोई अगर विकास होता है तो हम उसे कहते हैं सतत विकास। ठीक है ना। 7वां नंबर टॉपिक हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, समावेशी विकास। समावेशी, जिससे सभी वर्गों का विकास होता है, उसे कहते हैं समावेशी विकास। यानी सभी वर्गों, छोटे बड़े और बुजुर्ग, बच्चों, सभी का विकास हो, समावेशी विकास उसको कहते हैं। ठीक है, या फिर सार्वभौमिक विकास भी उसे कहते हैं, समावेशी विकास को। ठीक है, आइए उसके बाद 8वां नंबर पॉइंट हम लोग पढ़े थे बच्चों, समावेशी विकास के बाद हम लोग पढ़े थे योजना आयोग के बारे में हम लोग पढ़े थे जी। योजना आयोग, है ना, योजना आयोग हम लोग पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे प्यारे बच्चों नीति आयोग। नीति आयोग हम लोग पढ़े थे, नीति आयोग, है ना। क्या पढ़े थे बच्चों, नीति आयोग, सॉरी नीति आयोग को हम लोग पढ़े थे। ठीक है, 10 नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे जी, 10वां नंबर क्या पढ़े थे, 10वां नंबर में हम लोग पढ़े थे बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या पढ़े थे, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, 11 नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, राष्ट्रीय आय के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। राष्ट्रीय आय के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। जिन बच्चों का ये सारा का सारा क्लास छूट गया होगा बच्चों, आप लोग जा करके पीछे वाला क्लास को देखेंगे। इसमें से जो भी टॉपिक अभी आप क्लियर नहीं होंगे, वह क्लियर होना
एकदम जरूरी है बच्चों, ठीक है। क्योंकि अब कब उसको क्लियर कीजिएगा, अब उसका तैयारी कब कीजिएगा बच्चों, एग्जाम नजदीक आ चुका है। क्या बोला मैंने, एग्जाम नजदीक आ चुका है। इसका पता कब चलता है, बहुत सारे बच्चे इसको रिंगटोन समझ के सुन रहे होंगे। ये लग रहा होगा ना कि ये सर बोल रहे हैं कि नजदीक हो चुका है, नजदीक हो चुका है। हम तो बहुत सारे बच्चों के मुंह से सुनते हैं, बहुत सारे गार्जियन के भी मुंह से सुनते हैं कि एग्जाम नजदीक हो चुका है। इसका पता कब चलता है, जब रिजल्ट आता है तब चलता है। या फिर एग्जाम, क्या रिजल्ट, एग्जाम दे करके जब बच्चे एग्जाम हॉल से निकलते हैं ना, उसी समय पता चल जाता है, ठीक है, कि कैसे हम एग्जाम दिए हैं और क्या क्या लिखे हैं। ये तो सभी को मालूम होता है कि 100 में 30 नंबर लाना पड़ता है पास करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे डिवीजन को लाने के लिए हमें कैसे लिखना पड़ता है, एग्जाम हॉल के बाहर ही पता चल जाता है बच्चों। इसलिए आप चालाक बनने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, कि हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं और मेरा काम भी चल जाएगा, ये संभव नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो है पढ़ना पड़ेगा हर हाल में, बिना संघर्ष आपको कोई मंजिल नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए चलना आपको हर हाल में पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा बच्चे, ठीक है। आइए 11 नंबर राष्ट्रीय आय पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे बच्चों, क्या पढ़े थे, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालने का मैंने फार्मूला भी बताया था पिछला वीडियो में, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय पढ़े थे। 13 नंबर देखें बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़े थे जी, प्रति व्यक्ति आय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे जी, है ना। मानव विकास रिपोर्ट के बारे में भी हम लोग पढ़े थे बच्चों, है ना। मानव विकास रिपोर्ट के बारे में भी हम लोग क्या किए थे, पढ़ लिए थे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हमें ये लग रहा है ना कि मानव विकास रिपोर्ट के बारे में मैंने, ये लग रहा है कि टॉपिक छूट गया था, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ लेंगे राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद बीमारू राज्य के बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूं बच्चों, ताकि हमें ये लगता है कि बच्चों का एग्जाम में जो है ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, जी जान लगा करके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सभी बच्चों को जो है एक विश्वास थोड़ा मोड़ा जमता होगा हमसे कि सर पढ़ा रहे हैं, पता ना क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि विश्वास से भी जरूरी होता है कि हम जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उससे हमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि सर जो भी पढ़ा रहे हैं सर पर निर्भर छोड़ देते हैं, सर पर ही निर्भर हो जाते हैं, सर जो भी पढ़ाएंगे हम उसी को पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, देखते हैं होता है क्या, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, आत्मविश्वास होना पड़ेगा कि हम जो है सर से पढ़ रहे हैं, सर हमें क्या गलत रास्ता तो नहीं दिखा रहे हैं ना कभी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे सभी लोग समझेंगे एक चीज कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में सभी लोग ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, पीछे का कुछ टॉपिक रह गया था, मानव विकास रिपोर्ट मैंने नहीं बताया था। उसके बाद कुछ बीमारू राज्य है उसके बारे में भी मैंने नहीं बताया था, जो पिछड़ा राज्य के रूप में देखा जाता है बच्चों, ठीक है ना। उसको बीमारू एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, बीमारू होता नहीं है, एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, यानी कि चलिए सबसे पहले हम अभी बताता हूं मानव विकास रिपोर्ट के बारे में। तैयार हैं आप सभी लोग, चलिए आगे बढ़ता हूं बच्चों, ठीक है ना। चलिए आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में, ठीक है ना। पहला टॉपिक क्या होगा, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है ना, रिपोर्ट, ठीक है। आइए, तो आखिर राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले इस चीज को मैं लिखना चाहूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा मैंने, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा, तो प्यारे बच्चों यह जो है योजना आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, योजना आयोग के द्वारा
जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। अगर परीक्षा में पूछता है बच्चों, आपसे कहीं एग्जाम में सवाल किया जाता है पेपर में कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो याद रखना बच्चों, योजना आयोग जारी करता है। इसे आप लोग हर हाल में याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए, मेरे लिए, एग्जाम के लिए, है ना। आइए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होने वाला है बच्चों, कि राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था, है ना। तो उस चीज को हम लिखेंगे कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, है ना। राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट जो है पहली बार कब जारी किया गया था, तो 23 अप्रैल 2002 को, 23 अप्रैल कितना, 2002 ईस्वी, है ना। ईस्वी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। 2002 ईस्वी को दिल्ली में जारी किया गया था। ईस्वी को कहाँ पे बच्चों, तो दिल्ली में। कहाँ पे मेरे लाल, तो दिल्ली में जारी किया गया था, है ना भाई, है ना साथी लोग। यहाँ जो है दिल्ली में जारी किया गया था। कुछ कॉम्पिटिटिव के भी मेरे साथी लोग होंगे, मेरे भाई होंगे, वे लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं कि सबसे पहले विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था, तो 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को, ठीक है ना। और कहाँ जारी किया गया था बच्चों, तो दिल्ली में जारी किया गया था। इससे भी याद रखना, मेरे लिए, एग्जाम के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। चलिए, यानी कि प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर किसका और सबसे नीचे कौन है, सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों, कि इसमें चलिए इसी में इसको जोड़ के लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए फिर से चलिए पॉइंट ही बना लेते हैं। राष्ट्रीय मानव विकास, है ना। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर, सबसे ऊपर कौन है बच्चों, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर कौन है, ऑब्जेक्टिव के लिए इसे याद रखना होगा, ठीक है ना। कौन है बच्चों, ऐसे मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है बच्चों। मैं इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, है ना। तो इसके बाद लगभग एक और क्लास होगा, 6ठा नंबर लेक्चर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ही होना है, ठीक है ना। रिपोर्ट में सबसे ऊपर कौन है बच्चों, तो केरल। सबसे ऊपर कौन है बच्चों, तो केरल। तथा सबसे नीचे कौन है, मेरे लाल, तो तथा सबसे नीचे बिहार है। सबसे नीचे क्या है, बिहार है ना जी। सबसे नीचे क्या है, बिहार है। सबसे ऊपर केरल, यानी कि सबसे 1 नंबर पर कौन है, केरल। और 28 राज्य है ना, यानी कि 28 नंबर पर कौन है, तो बिहार है। तो क्या बच्चों, बिहार है ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पिछड़ा राज्य में कौन कौन राज्य आते हैं, तो उसको हम एक ट्रिक से याद रखेंगे, है ना। एक ट्रिक से प्यारे बच्चों याद रखेंगे, बी मारू। मैंने क्या कहा बच्चों, बी मारू, BIMAR, और क्या कहा बच्चों, यू, है ना, आर और यू, यानी कि बी से क्या हो जाएगा बच्चों, बिहार। बी से हो जाएगा बिहार। सबसे 1 नंबर पर पिछड़ा राज्य में आता है अपना बिहार, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, अरे प्रशांत किशोर जी को जीताओ सब, ठीक है, प्रशांत किशोर जी कहेंगे लोग कि पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए उसके बाद आपको हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, मध्य प्रदेश। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर असम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान तो ऐसे ही सब बलुई रेत है सब, ठीक है ना। उसके बाद यू पे आ जाएगा, यूपी कहें तो उत्तर प्रदेश। क्या बच्चों, उत्तर प्रदेश, है ना बच्चे। याद रखना ये 5 राज्य जो है पिछड़े वर्ग में आते हैं।
बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये जो है पीछे एक टॉपिक हम लोग का छूट गया था, उसको मैंने क्लियर किया, ठीक है ना। और चलिए आज हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं होता है क्या, है ना। आइए आइए प्यारे बच्चों, इस बार हम देखेंगे हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है, आधारिक, आधारिक डिपेंडेंट, है ना, आधारिक संरचना, स्ट्रक्चर, है ना, आधारिक संरचना, आधारिक संरचना। यानी कि प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग देखेंगे कि जिस पर हमारा देश आधारित है, जिसको आधार बना करके हमारा देश चलता है, हम उसी को कहते हैं आधारिक संरचना। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश का आधार क्या है, तो स्कूल है, ये हॉस्पिटल है, आपको जो है कल कारखाने हैं, ठीक है ना, कल कारखाने हैं। उसी प्रकार जो है आपको संचार हो जाएंगे, कॉलेजेस है, परिवहन है, बिजली का जो ये मेन ऑफिस जैसे कि ग्रिड वगैरह जो है ये सभी है, ठीक है ना, बिजली का साधन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आधारिक संरचना हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, वे सभी तत्व, वे सभी तत्व जो जो देश के विकास के आधार है, आधार है, ठीक है ना। देश के विकास के आधार हैं, देश के विकास के आधार हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें देश का आधारिक संरचना कहते हैं, देश के आर्थिक विकास के कह सकते हैं, है ना, आर्थिक विकास के आधार है, देश के आर्थिक विकास, आर्थिक और अच्छा हो जाएगा, आर्थिक विकास के आधार, आधार है ना जी, आर्थिक विकास के आधार हैं, ठीक है। वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, आधारिक संरचना कहते हैं, आधारिक संरचना कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसे क्या हो जाएगा जी, बिजली हो जाएगा, बिजली हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हो जाएगा, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल के बाद और क्या होना चाहिए बच्चों, इन सभी से क्या होता है कि सरकार को फायदा होता है, लाभ मिलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए देश इसी पर आधारित है, ठीक है। इसी से देश को क्या मिलता है कि कुछ लाभ मिल जाता है, जिससे क्या करता है देश सभी आगे की प्रक्रियाओं को चलाता है, ठीक है। यानी कि बिजली, स्कूल हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, स्कूल, हॉस्पिटल हो जाएगा, ठीक है। हॉस्पिटल के बाद आपको जो है यहाँ पर परिवहन हो जाएगा, परिवहन, परिवहन जो मालगाड़ी चलता है उसी से फायदा होता है, इसलिए सवारी गाड़ी समय से नहीं चलता है, लेकिन मालगाड़ी जो है समय से चलना चाहिए, ठीक है ना। तो परिवहन हो जाएगा। परिवहन के बाद आप संचार लिख सकते हैं, संचार, मोबाइल का यूज आप करते हैं ना, उसको संचार कहते हैं, इत्यादि कह देते हैं यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे और भी कुछ जो है आपको संरचना है, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पर कृषि जनित उद्योग, उसके बाद अगला पॉइंट होगा कृषि जनित उद्योग, कृषि जनित उद्योग हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या लिखेंगे, ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन में, ऐसे उद्योग जिसके उत्पादन में, है ना, जिसके उत्पादन में, ऐसा कर है, ऐसे उद्योग जिसके उत्पादन में, है ना, उस उत्पादन में किसी क्षेत्र से कच्चा माल आता है, किसी क्षेत्र से क्या आता है बच्चों, क्षेत्र से कच्चा माल आता है, कच्चा माल आता है, क्या आता है जी, कच्चा माल आता है, उसे क्या कहते हैं, कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे में आपको हो जाएगा आम का अचार, आम का अचार बनाया जाता है, या फिर आम का जूस, वो जो मैंगो वाला जो मिलता है ना, या फिर आम का जूस कह सकते हैं, ठीक है ना, जूस कह सकते हैं। या फिर बच्चों आप कह सकते हैं टमाटर का सॉस, टमाटर का सॉस, है ना, टमाटर का सॉस, ठीक है ना, टमाटर का सॉस,
ये भी जब बनता है तो ये सभी किससे बनते हैं बच्चों? ये सभी किससे बनते हैं? ये सभी जो है आपको फैक्ट्री से बनते हैं। किससे बनते हैं बच्चों? फैक्ट्री से बनते हैं, है ना। तो फैक्ट्री से बनते हैं तो क्या होता है? क्या होता है बच्चों कि यह जो है कच्चा माल आता है और फैक्ट्री से जो है इसे बनाया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं कृषि जनित उद्योग। कृषि जनित उद्योग आ गया समझ में? अब तो समझ में आ गया होगा ना कि कृषि जनित उद्योग हम किसे कहते हैं बच्चों, है ना। चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया बच्चों। और ये बिहार में जो है ना बहुत अधिक इसका उपयोग होता है कृषि जनित उद्योग का, है ना। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट हम लोग का होने वाला है, बड़ा ही शानदार पॉइंट है। अगला पॉइंट होने वाला है मानव की मूलभूत आवश्यकताएं। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं, है ना। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं, यानी कि इसको अगर आप लोगों से ऐसे ही पूछ दिया जाए ना तो आप कहेंगे कि हमारी आवश्यकताएं क्या है। मूलभूत का मतलब होता है ना कि मेन आवश्यकता क्या है। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले मोबाइल, बाइक, गर्मी में पंखा, है ना। लेकिन प्यारे बच्चों, मूलभूत आवश्यकता का मतलब होता है जिससे हमारा जीवन निर्वहन होता है। क्या बोला मैंने? जिससे जीवन निर्वहन होता है ना। यानी कि प्यारे बच्चों, हम इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे बच्चों? सबसे पहला, दूसरा और तीसरा में यहाँ पे लिखेंगे। पहला हो जाएगा आपको रोटी, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा नंबर में, दूसरा में हो जाएगा बच्चों कपड़ा, और तीसरा में यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखें बच्चों? मकान। क्या लिखे? मकान। तो इसी को हम कहते हैं मूलभूत आवश्यकताएं। मानवों की मूलभूत आवश्यकताएं किसे कहते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। याद रखना इसे। कहीं कहीं बच्चों रोटी के लिए आपको देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे भोजन भी हो सकता है, भोजन। कपड़ा के जगह पर वस्त्र भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। मकान के जगह पर आवास भी लिखा मिल सकता है बच्चों। इसे आप लोग इग्नोर मत करना बच्चों। आप ये कहना ना कि रोटी के जगह पर भोजन, कपड़ा के जगह पर वस्त्र लिखा है, और यहाँ पर मकान के जगह पर क्या लिखा है? बोलो क्या लिखा है बच्चों? आवास लिखा है ना। तो इसलिए मकान के जगह पर आवास भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए बच्चों। यहाँ पे एक आधारिक संरचना हम पढ़ लिए, ठीक है ना। उसके बाद कृषि जनित उद्योग के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद मानव की मूलभूत आवश्यकताएं पढ़ लिए बच्चों। आगे बढ़ जाए ना, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछला पॉइंट में क्या पढ़े हैं कि मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। यानी कि जिन मानवों को रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाते हैं। अभी जो है अगर देखा जाए तो बिहार में जो है केवल 90% लोगों को ही रोटी, कपड़ा और मकान जो है सही तरह से मिल पाता है। लेकिन 10% में जो लोग हैं उन लोगों को ना ही रोटी समय से मिल पाता है, ना ही मकान और ना ही कपड़ा समय से मिल पाता है, ठीक है ना। यानी कि अभी जो है 90% देखा जाए बच्चों, 90% लोग जो है अभी 90% लोग जो है सॉरी बच्चों, 90% लोगों को ये नहीं मिल पाता है, केवल 10% लोगों को ही यह मिल पाता है। सॉरी बच्चों, सॉरी। इसके लिए आप लोग देखेंगे कि 90% लोगों को यह नहीं मिल पाता है और केवल 10% लोगों को यह मिल पाता है। यानी बिहार में अभी भी 90% लोग गरीब की श्रेणी में आते हैं बच्चों। आ रहा समझ में? अगर सवाल पूछता है कि अभी बिहार में कितने प्रतिशत लोग गरीब की श्रेणी में आते हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे 90%। कितना प्रतिशत? क्या सुना आपने? जो मैंने बोला, यानी कि 90%, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग का क्या होने वाला है, देखिएगा। इसके बाद जो है जैसे ही ये सभी मिल जाता है, लोग किसके तरफ आगे बढ़ते हैं? किसके तरफ बढ़ते हैं बच्चों? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। उसके बाद लोग आगे बढ़ते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के तरफ बढ़ते हैं। जब इस सभी से लोगों का जब पेट भरना शुरू हो जाता है ना, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तरफ लोग बढ़ते हैं। अभी 90% भैया मेरे 90% अभी प्रॉब्लम है लोगों को, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार कहाँ से ठीक रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमारे जो मंत्री फिर इस साल इलेक्शन में बनने जा रहे हैं, अगर इस वीडियो को देखेंगे
तो आप जरूर देखिएगा बच्चों, इस वीडियो का क्लिप जरूर उन लोगों के पास पहुंचा दीजिएगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार कब सही होगा, जब रोटी कपड़ा मकान सही होगा तबे ना। आ रहा समझ में। तो हमारे आगामी जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा शॉर्ट, ये मैं इसको शॉर्ट वीडियो में बनाकर भेजूंगा आपके पास, ठीक है। और आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को सही करने के लिए रोटी कपड़ा और मकान को सही करना पड़ेगा, है ना, तब जाकर गरीबी दूर होगा बिहार से, ठीक है। चलिए, यानी प्यारे बच्चों उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, एपीएल। क्या कभी आप लोग एपीएल के बारे में सुने हैं? कभी आप लोग बीपीएल के बारे में सुने हैं बच्चों? बीपीएल के बारे में सुने हैं? जो लोग अमीर, आप लोग यही सुने होंगे कि जो लोग अमीर होते हैं उनको कहते हैं क्या, उनको कहते हैं एपीएल में है, और जो लोग गरीब होते हैं उनको कहते हैं कि बीपीएल में है ना। ये कार्ड मिलता है एक तरह से, जिसमें आप लोग कोटा वगैरह उठाते हैं जाकर के, खूब चावल गेहूं वगैरह, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एएलपी का मतलब क्या होता है, एपीएल एबव होता है। इसका मतलब क्या होता है, एबव पोवर्टी, एबव पोवर्टी लाइन, ठीक है, एबव पोवर्टी लाइन। और बीपीएल का अर्थ क्या होता है, बिलो होता है, BELOW, बिलो पोवर्टी लाइन, ठीक है ना। हिंदी में इसको कहते हैं गरीबी रेखा से ऊपर, इसको कहेंगे गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर। एबव मीन्स ऊपर, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, लाइन मतलब रेखा, यानी गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर। और इसका मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे, है ना। एपीएल बीपीएल का अर्थ आप आज आप लोग समझ लिए होंगे बच्चों। एपीएल और बीपीएल का अर्थ आज आप लोग समझ लिए होंगे बच्चों। यानी कि एबव पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे, जिसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं एपीएल, ठीक है। और बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है प्यारे बच्चों गरीबी रेखा से नीचे, इसको हम कहते हैं शॉर्टकट में बीपीएल, ठीक है ना। यानी जितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, बीपीएल वाले कहते हैं, और जो गरीबी रेखा से ऊपर है उनको एपीएल वाले कहते हैं। अब जाकर के आप नेट पे सर्च कीजिएगा कि बीपीएल वाले अभी बिहार में कितने हैं, है ना। जाइएगा नेट पे सर्च कीजिएगा गूगल पे कि एपीएल वाले कितने हैं पूरे बिहार में, और बीपीएल कार्ड वाले, बीपीएल कार्डधारी कितने हैं, ठीक है। जाकर के सर्च कीजिएगा, अभी हम लोग का काम है इसमें पढ़ना आगे, ठीक है। चलिए, एपीएल बीपीएल पढ़ लिए। अब देखिए, अब एक और रीजन है गरीब और अमीर देखने के लिए, कैलोरी का मतलब समझ रहे हैं। कैलोरी का मतलब एक दिन का खाना, है ना। एक दिन का खाना यानी कि कैलोरी, एक दिन का खाना यानी कि कैलोरी। तो सबसे पहले गांव वालों को कितना मिलना चाहिए बच्चों, ग्रामीण लोगों को यह कितना मिलना चाहिए, यह जो है ग्रामीण लोगों को 2400 कैलोरी अगर एक दिन का भोजन मिल जाता है, 2400 कैलोरी भोजन, जिसमें दूध अंडा वगैरह मछली वगैरह शामिल रहता है बच्चों, दाल वगैरह शामिल रहता है, ठीक है। तो हम कहेंगे अगर 2400 कैलोरी 2400 अगर मिल जाता है, तब हम क्या कहेंगे बच्चों कि यह जो है ग्रामीण लोगों को इतना मिलना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये गरीब नहीं है ना। और शहर वालों को कितना मिलना चाहिए, ये जो है शहर वालों को कितना कैलोरी मिलना चाहिए बच्चों, तो इन लोगों को 2100 कैलोरी मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग काम नहीं करते हैं, बहुत कम ही मात्रा में काम करते हैं, शरीर से कसरत आ रहा समझ में, ये लोग कम ही करते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे कि अगर 2100 कैलोरी इन लोगों को अगर भोजन मिल जाता है, तो यह जो है ना गरीबी रेखा से एबव है, यानी कि ऊपर है। और देहात वाले जो लोग हैं उनको अगर 2400 मिल जाता है, तो ये भी गरीबी रेखा से ऊपर है। लेकिन कितना मिल पाता है बच्चों, देख लीजिए कितना मिल पाता है। केवल लोग चावल ले लिए, दाल ले लिए और कुछ सब्जी ले लिए, ना ही दूध होता है। कुछ तो लोग ये भी होते हैं कि कभी दूध जो है बाहर से मंगवा करके खरीद करके खाते हैं। और केला में सबसे ज़्यादा कैलोरी होता है, तो केला देहात के लोग बहुत कम ही खा पाते हैं, लेकिन शहर के लोग ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना। इसलिए शहर के लोग क्या होते हैं कि बहुत मोटे हो जाते हैं। एक बात मैंने सुना था बहुत पहले
जैसे मैंने किसी मतलब क्लिप में देखा था इस चीज़ को कि वहाँ पे बोला जा रहा है कि चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, बोझा तो ढोना ही है। मैंने सोचा कि क्यों बोझा ढोना है भाई, गरीब लोग केवल बोझा ढोते हैं। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि गरीब लोग जो है ना, अन्न जो काट करके जो लाते हैं उसको जो है झाड़ते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और उससे अन्न दाना निकाल करके और अपना भोजन लेकर जाते हैं, यानी कि बोझा जो है यहाँ पर लेकर के ऐसे ढोते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन अमीर लोग भी बोझा ढोते हैं, जो कि ऐसे उनका खाने से पेट निकल जाता है और ऐसे करके बोझा ढोते रहते हैं मुझे बहुत हंसी आया था उस चीज़ को देख करके, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर 2100 कैलोरी मिलना चाहिए शहर वालों को, गांव वालों को 2400 कैलोरी, ठीक है ना। तब जो है गरीबी रेखा से कहेंगे कि ये नीचे नहीं है, नीचे नहीं है। गरीबी रेखा से ऊपर नहीं कह सकते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, नहीं है बच्चों, है ना। गरीबी रेखा से नीचे ये लोग नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, ये समझ में आ गया। अब चलिए, हम लोग का बहुत ही बेस्ट टॉपिक होने वाला है, यानी कि टॉपिक इस बार हम लोग का होगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम लोग नरेगा कहते हैं, नरेगा वाला काम, ठीक है ना। उसका फुल फॉर्म भी बताएंगे और ये क्या है इसको भी समझाएंगे कि नरेगा क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए प्यारे बच्चों, इस बार हम देखने वाले हैं क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या देखेंगे बच्चों, राष्ट्रीय क्या देखने वाले हैं जी, राष्ट्रीय, ठीक है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, अधिनियम, क्या लिखा बच्चों, अधिनियम, गारंटी अधिनियम। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना। गारंटी एक्ट, अंग्रेजी थोड़ा सा गड़बड़ है मेरा, यहाँ पे आप लोग देख करके समझ जाएंगे, ठीक है ना। नेशनल रूरल, ठीक है ना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, इसको कहते हैं GUARANTY गारंटी एक्ट, ACT एक्ट, ठीक है ना। इसको हम लोग शॉर्टकट में देखें बच्चों तो NREGA, यानी इसको कहते हैं नरेगा कहते हैं, NRREE और यहाँ पे GA, यानी कि प्यारे बच्चों इसे ही हम कहते हैं नरेगा वाले काम में जो है ना, बहुत सारे लोग जाकर के काम करते हैं, हमारे गांव के मजदूर जो है जाकर के काम करते हैं और वहीं से अपना जीवन पोषण करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हम इसे क्या कहते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना। अब चलिए, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, इसे ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। यह जो है नरेगा ग्रामीण रोजगार देने का यह एक राष्ट्रीय योजना है, ठीक है ना। और इसे जो है ना, नरेगा को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है, नरेगा। यहाँ पे क्या, चलिए टॉपिक बनाकर लिखता हूँ बच्चों, टॉपिक बनाकर यहाँ पे लिखेंगे नरेगा ग्रामीण योजना। नरेगा जो है, नरेगा ग्रामीण योजना, नरेगा जो है ग्रामीण योजना, ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है, देने की एक राष्ट्रीय योजना है ना जी, राष्ट्रीय योजना है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को क्या देखेंगे बच्चों, नरेगा के अंतर्गत, है ना, नरेगा के अंतर्गत, ठीक है अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों
मजदूरों को क्या होता है बच्चों, क्या होता है, तो साल में कम से कम 100 दिन रोजगार देने की व्यवस्था होती है। मजदूरों को कितना, तो साल में कम से कम कितना दिन जी, तो 100 दिन, 100 दिन है ना, 100 दिन काम देने का क्या होता है बच्चों, काम देने का व्यवस्था होता है, व्यवस्था होता है, ऐसे आप लोग समझेंगे। ठीक है, व्यवस्था होता है, ठीक है ना। इसको जो है ना विश्व का सबसे बड़ा रोजगार माना गया है, विश्व का सबसे बड़ा रोजगार माना गया है। इसको जो है ना 2006 तक इसको क्या कहा जाता था बच्चों, नरेगा कहा जाता था, ठीक है ना। लेकिन इसको जो है 2009 में बदल करके क्या कहा जाने लगा बच्चों, तो मनरेगा कहा जाने लगा। नरेगा का नाम क्या बदल गया जी, मनरेगा रख दिया गया शॉर्टकट में, है ना। नरेगा का नाम मनरेगा रख दिया गया। तो प्यारे बच्चों यहां तक सभी बच्चे क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देरी किए हुए, ठीक है ना। आइए बच्चों, इस बार जो है हम बिहार के बारे में, अपने बिहार के बारे में पढ़ेंगे बहुत सारी चीजों को, है ना। यानी कि हम पढ़ेंगे बिहार के विकास की स्थिति। क्या पढ़ेंगे, बिहार के विकास की स्थिति को पढ़ेंगे, है ना जी। स्थिति बिहार के विकास की स्थिति के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बिहार का इतिहास कहा जाता है कि काफी गौरवशाली रहा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा, है ना, काफी गौरवशाली रहा। आज तक जो है ना बिहार का इतिहास बहुत बड़ा गौरवशाली रहा है। भले ही अन्य राज्यों में बिहार को क्या किया जाता है कि नीच नजर से देखा जाता है, लेकिन बिहार के इतिहास को अगर वे लोग देखेंगे ना तब जाकर समझ में आएगा कि बिहार क्या था, ठीक है ना। आगे लिखेंगे बच्चों, आगे लिखेंगे कि जहां गौतम बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था, यहां पे लिखूंगा बच्चों, जहां गौतम बुद्ध को क्या हुआ था बच्चों, ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना, ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अगर देखें बच्चों, उनके साथ साथ जो है महावीर ने शांति का संदेश यही दिया था। महावीर ने शांति का संदेश यही दिया था। कहाँ, तो बिहार में। महात्मा बुद्ध कहाँ ज्ञान की प्राप्ति किए थे, बिहार में। महावीर शांति का संदेश कहाँ दिए थे, तो बिहार में। आ रहा समझ में। चलिए उसके बाद यहां पर देखेंगे बच्चों, कह रहा है चंद्रगुप्त, फिर आगे क्या कर रहा है कि चंद्रगुप्त और उनके साथ साथ अशोक शेरशाह सूरी, उनके साथ साथ जो है शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, है ना, गुरु गोविंद सिंह। और इनके साथ साथ प्यारे बच्चों बाबू कुंवर सिंह भी, नाम सुने हैं, बाबू कुंवर सिंह जी, है ना, बाबू कुंवर सिंह, जो अंग्रेज से भारत को आजाद कराने में अपनी जी जान को झोंक दिए थे, ठीक है ना, बाबू कुंवर सिंह। उसके बाद हो जाएगा देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न उन्हें बोला जाता था, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कह रहा है बिहार में ही, ठीक है ना, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी बिहार में हुआ था, जन्म इसी बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, इसी बिहार में हुआ था, है ना। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों महात्मा गांधी भी सबसे पहला आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किए थे, तो मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी भी
सबसे पहला आंदोलन यहीं से स्टार्ट किए थे, यानी कि इसी बिहार से स्टार्ट किए थे बच्चों, ठीक है ना। चलिए इनका भी लिख देता हूँ, तथा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी पहला आंदोलन बिहार, चंपारण लिख देता हूँ, चंपारण आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण आंदोलन कहाँ से शुरू किए थे? बिहार से ही शुरू किए थे, जिससे पूरे भारत को आज़ादी दिलाई गई थी। सभी भारतीय लोग देख लीजिए, समझ लीजिए बिहार के बारे में, ठीक है ना। आंदोलन बिहार से ही शुरू किया गया था, शुरू किया गया। आ रहा समझ में? आ रहा ना समझ में? देख लीजिएगा, महावीर का शांति संदेश बिहार से दिया गया था, ठीक है। चंद्रगुप्त जी, अशोक, शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इन सभी लोगों का जन्म बिहार में ही हुआ था, याद रखना बच्चों, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो है बिहार से ही शुरू हुआ था, जिससे पूरे भारत को आजादी दिलाई गई थी, है ना। तो अब देखिए एक और है, हमारे भिखारी ठाकुर, एक भिखारी ठाकुर थे, भिखारी ठाकुर जो पूरा भोजपुरी में, अभी जो है ना खेसारी पवन जो है जैसे बिगुल बजा रहे हैं भोजपुरी का, पूरा एकदम डंका बज रहा है इन लोग का। तो सबसे पहले भोजपुरी को स्टार्ट कौन किया था? तो भिखारी ठाकुर जी ने स्टार्ट किया था। इनका भी नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार जयप्रकाश नारायण, एक और आते हैं जयप्रकाश नारायण, है ना। इन्होंने क्या किया था बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन की अध्यक्षता की थी, कि छात्र के लिए इन्होंने लड़ाई किया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है इन्होंने संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था। किसका? संपूर्ण क्रांति का, संपूर्ण क्रांति का नारा भी जयप्रकाश नारायण जी ही ने दिया था। याद रहेगा क्या बच्चों? मैंने क्या बोला कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी, बिहार का सबसे पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन, पूरे भारत का सबसे पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार से शुरू हुआ था, याद रखना, ठीक है। चंद्रगुप्त का जन्म, अशोक जी का जन्म, अशोक का राजा अशोक, सम्राट अशोक इसे बोलते हैं। शेरशाह सूरी, ग्रैंड ट्रैंक जो रोड बनवाए थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, सिखों के 10वें गुरु। उसके बाद बाबू कुंवर सिंह, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त खूनी लड़ाई किए थे। इन सभी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में ही हुआ था। आज पूरा भारत आज़ाद हो गया है ना, जय जय बोल रहा है सब, ये मुंबई है, तो ये जो है असम है, तो ये जो है राजस्थान है, तो ये महाराष्ट्र है ना। लेकिन सभी लोगों को आज़ादी कहाँ से मिली थी? बिहार से ही मिली थी, याद रखना, ठीक है। चलिए, लेकिन आज जो है बिहार कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है बिहार को। बेरोजगारी जैसे, नीच नज़र से देखना जैसे, सभी लोग जो है बिहारी को कई जगह से प्रताड़ित किया जाता है। बिहार के लोग अन्य जगहों पर काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारे जो नए सीएम लग रहा है कि एक उभर कर आने वाला है, हमारे प्रशांत किशोर जी, वे बोल रहे हैं कि हम ऐसा काम करेंगे कि बाहर से लोग आएंगे, दूसरे राज्य से आएंगे लोग काम करने के लिए बिहार में, ठीक है ना। तो नया युवा शक्ति का हमें लग रहा है कि एक धरोहर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो इनको भी एक बार देख लिया जाता है कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, कि हमेशा नेताओं को बदलते रहना चाहिए। ये विमर्श हमारा हमेशा रहता है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग मिल करके सपोर्ट कीजिए उनका, एक बार उनको भी देख लिया जाए, है ना। क्योंकि हमारे बिहार में ऐसे ऐसे गौरवशाली लोग रह चुके हैं, फिर भी हमारा बिहार जो है आज पिछड़े राज्य में उसका गिनती किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक लगभग और क्लास, कुछ और टॉपिक्स बाकी रह गए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, देखने में मज़ा नहीं आएगा, है ना। इसलिए आप लोग बिल्कुल राजा की तरह इस वीडियो को देखिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से टाटा बाय बाय।